नमस्कार साथियों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, हमारा जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल के भारत में जो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम। हमने जो पिछली क्लास में जो चर्चा हमारी हुई थी दोस्तों, हमने देखा था कि कैसे जो है कांग्रेस के गठन के जस्ट होने के बाद अंग्रेजों ने जो है भारत में हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को जाति आधार पर बांट करके भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की थी। साथियों, ये एक हमारे लिए देखा जाए तो भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं एक संकट की घड़ी थी। और इसी के जस्ट बाद साथियों 1907 में सूरत अधिवेशन में एक बड़ी घटना और घट गई थी, जिसमें जो है गरम दल और नरम दल के विभाजन के साथ ही कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर हो गया था। हालांकि उस कमजोर संगठन को जो है 1916 के लखनऊ समझौते में फिर से क्या कर लिया गया था जी, गरम दल और नरम दल का समझौता करके उसको, उस गठन को फिर से मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ा दिया गया था। साथियों, आज इसी कड़ी में जो है आगे की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। साथियों, मैं लास्ट कड़ी में जो हमारी क्लास जहां पे एंड हुई थी 1915 में जो है हमारे जो है बापू, कहना चाहिए भारत के राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी जी का क्या हो गया था जी, आगमन भारत में हो गया था। कब? 1915 में। तो जैसे ही महात्मा गांधी जी का आगमन भारत में होता है, एक प्रकार से गांधी जी की जो एंट्री थी भारत में, तो उस समय कहीं ना कहीं गांधी जी की जो मतलब पूरी जो राष्ट्रवाद की जो हवा थी पूरी गांधी जी की ओर ही चलने लग गई थी। मतलब सीधी सी बात अगर मैं सरल शब्दों में ये कहूं, गांधी जी का आगमन जैसे ही भारत में हुआ तो जनता का जो पूरा झुकाव था वो किनके तरफ हो गया था जी, गांधी जी के तरफ हो गया था। लोगों को यह चीज पता था कि गांधी जी जो है अफ्रीका से अंग्रेजों के खिलाफ ही एक बड़ी लड़ाई लड़ करके भारत में आए हैं। तो लोगों का जो विश्वास था वो ये था कि बापू जो है यहां पर भी हमारे साथ मिल करके जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को हमसे मिल करके, हम सब मिल करके लड़ेंगे और अंग्रेजों को यहां से क्या करेंगे जी, खदेड़ के भगा देंगे। और वैसे भी हमारे चश्मा वाले जो बापू जी थे, महात्मा गांधी जी साइकोलॉजिकली जो बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। और दूसरा एक सबसे बड़ी पॉइंट, अगर एक कुशल राजनीतिज्ञ बोला जाए तो कुशल राजनीतिज्ञ वाले जो गुण थे वो हमारे महात्मा गांधी के अंदर में पूरे कूट कूट करके भरे हुए थे। क्योंकि वो किनके शिष्य थे जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी के शिष्य थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी को क्या बोला जाता है, भारतीय राजनीति का चाणक्य के नाम से जाना जाता है। किनको? गोखले जी को, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और जो हमारे गांधी जी थे गोखले जी के क्या थे, शिष्य थे। तो भाई गुरु अगर महान है तो चेला तो महान रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो गुरु गुण रह गए और चेला क्या हो गए थे जी, शक्कर हो गए थे। ध्यान रखिएगा, चेला क्या हो गए थे, शक्कर। गोखले जी के पास जितने जन समर्थक नहीं थे उससे कई गुना ज्यादा जो था किसके पास जन समर्थन था जी, महात्मा गांधी जी के पास। इसीलिए कहा जाता है एक समय के बाद गुरु जो होते हैं वो गुड़ रह जाते हैं और चेला क्या बन जाते हैं, शक्कर बन जाते हैं। तो सेम कहानी था महात्मा गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी जी जो थे एक्चुअल में जो अंग्रेज जो थे उनके मनोदशा को गांधी जी बहुत बारीकी से क्या हो गए थे जी, समझ चुके थे। वो भले हमारे साथ इंडिया में 1915 के पहले नहीं थे, वो अफ्रीका में रह रहे थे, लेकिन वहां बैठे बैठे ही उन्होंने जो है पूरा एनालिसिस, जो अंग्रेज भारत में जो हरकत कर रहे थे उसका एनालिसिस क्या है वो वहीं से बैठे बैठे कर लिए थे। उनको समझ में आ गया था कि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं भारत में जो है बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, या किसी भी समाज या किसी भी जाति को किसी भी आधार पे लड़वा के भिड़वा के वो अपना शासन को और यहां मजबूत कर सकते हैं। ये चीज गांधी जी बहुत अच्छे से समझ गए थे। तो गांधी जी जब इंडिया में आए, गांधी जी छोटे मोटे घर के नहीं थे। देखिए सुनिएगा, गांधी जी के जो पिताजी थे करमचंद गांधी जो थे उनके पिताजी, उनके पास बहुत बड़ी क्षेत्रों का क्या था जी, दीवानी था। वो दीवान थे एक, जिनके पास राजकोट और गांधीनगर और उसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्से का क्या प्राप्त था, दीवानी। मतलब वो दीवान थे और बहुत पूंजीपति थे गांधी जी। लेकिन उसके बाद भी सोचिए, जब उनका एंट्री इंडिया में हुआ तो गांधी जी ने अपना टाई कोट को त्याग दिया। गांधी जी छोटे मोटे घर के नहीं थे और गांधी जी जो है टाई कोट को छोड़ करके एक खादी के सामान्य वेशभूषा में धोती पहन के चला करते थे, एक चश्मा लगाते थे और एक साइड में एक उनकी वॉच रहा करती थी। साइड वॉच पहले आता था, अब नहीं आता वो वॉच, और उसको लगा करके वो एक डंडा पकड़ करके चुपचाप चलते थे। तो गांधी जी का जो खादी धारण करना जो था वो कहीं ना कहीं एक मैसेज समाज को दिया कि मैं भी आपके जैसा ही गरीब हूं।
मतलब उन्होंने समाज को बताया कि आप जैसे गरीब हो, चूंकि उस कालखंड में ऐसा समस्या ऐसी थी भारत में कि लोग जो है गरीबी और भुखमरी से क्या कर रहे थे जी, व्यथित थे, परेशान थे। तो गांधी जी भी जो है अपने आप को कहीं ना कहीं समाज के बीच में गरीब बताया और गरीब बन के रहे और गरीबों की सेवा भी किए। गांधी जी का एक सबसे बड़ा जो सिद्धांत था वो अहिंसा के पुजारी थे। क्या चीज पुजारी थे? अहिंसा। अहिंसा का अगर सीधा शाब्दिक अर्थ को समझा जाए तो मैं हिंसक नहीं हूं और मैं हिंसा के माध्यम से, लड़ाई झगड़ों के माध्यम से अंग्रेज को यहां से नहीं खदेड़ सकता, और मैं अहिंसा के माध्यम से ही इनको यहां से क्या करूंगा, भगाऊंगा। क्योंकि अगर हिंसक हो जाते उस काल में तो हिंसा को आसानी से दबाया जा सकता है जी, लेकिन अगर अहिंसक है तो अहिंसा के प्रति लोगों का क्या था जी, जुड़ाव था। और अहिंसा का जो लोगों का जुड़ाव था, उनको पता था गांधी जी को कि आज लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन यही जुड़ाव आगे चल करके क्या हो जाएगा, एक बड़ा जन आंदोलन में परिवर्तन हो जाएगा। और अंग्रेज जो थे कहीं ना कहीं समाज को बांटने और तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन गांधी जी जो है किसी भी स्तर में समाज को टूटने से हमेशा बचाने की कोशिश किए। आगे हमारे पास जो टॉपिक अभी पढ़ेंगे हम लोग, आगे हमारी जो चर्चा होगी खिलाफत आंदोलन। देखिएगा गांधी जी जो है कभी भी जातिवाद के पक्षधर नहीं रहे। गांधी जी हमेशा अहिंसा के पुजारी थे और गांधी जी जो है हमेशा जो है समाज को संगठित करने को लेकर के उन्होंने क्या किया जी, अथक प्रयास किया। और गांधी जी के प्रयास मतलब वो इतना अच्छा प्रयास था उनका कि शुरुआत में ही जैसे जैसे उनका क्रांति जो है समय बढ़ता गया, चाहे वो शुरुआत में जैसी एंट्री करेंगे 1915 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो, चंपारण सत्याग्रह के बाद असहयोग आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन के बाद जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इन 3-4 जो बड़े आंदोलन थे, उसके बाद जो लास्ट में आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की जो नीतियां थी और गांधी जी की नीतियों के कारण क्या हो गया था जी, अंग्रेजों का बुनियाद हिल चुका था। उन्होंने 1905 में बंग भंग तो कर दिया, बांटने की कोशिश कर दी हिंदू मुसलमानों को। 1932 के पूना पैक्ट में फिर से जो है अंग्रेजों ने अपना सेम दाव को खेलने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने जो है दलित वर्ग और जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको बांटने की कोशिश की थी। वहां पर भी गांधी जी ने क्या किया था जी, यरवदा जेल में क्या कर दिया था, आमरण अनशन कर दिया था कि जो है मैं अब किसी भी स्तर पे जो है समाज को बंटने नहीं दूंगा। और अंग्रेजों को क्या करना था, बांटना था और राज करना था। उनकी तो पॉलिसी थी बांटो और राज करो। लेकिन गांधी जी जो है हमेशा से क्या रहे, इसके विपक्ष में रहे। साथियों, आज इसी कड़ी में जो है हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम का जो दूसरा पार्ट का जो हमारा जो क्लास है, आज इसी पे पूरा केंद्रित रहेगा। साथियों, हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो गांधी जी की जो एंट्री है 1915 में भारत में हुई थी, और 1915 के बाद जो है गांधी जी के पास जो है प्रबल जन समर्थन था, और गांधी जी जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करने लग गए जी, सक्रिय भूमिका निभाने लग गए। आइए चलिए देखते हैं इसी कड़ी में अपन आगे। साथियों देखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, गांधी जी जो है भारत कब आए थे। साथियों देखिएगा, गांधी जी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और उन्होंने अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन किया था। कौन सी पत्रिका थी साथियों, इंडियन ओपिनियन। साथियों ध्यान रखिएगा, गांधी जी की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, जिसमें इंडियन ओपिनियन एकमात्र ऐसी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन उन्होंने अफ्रीका में रहते हुए ही किया था। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अफ्रीका में रहते हुए किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। साथियों देखिएगा, उनके कुछ जो उनके जन्म है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, गांधी जी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। और उनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को गोली लगने से हुई थी। साथियों देखिएगा, गांधी जी ने 1916 में, मतलब जैसे ही वो इंडिया रिटर्न आए, जैसे ही अफ्रीका से क्या वो इंडिया रिटर्न आए, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। साबरमती में गुजरात के जो है अहमदाबाद में किसकी स्थापना की थी, साबरमती आश्रम। साथियों ध्यान रखिएगा, यह साबरमती जो आश्रम था ये
एक प्रकार से टॉल्स्टॉय और फिनिक्स आश्रम जो अफ्रीका में गांधी जी ने जो है वहां की क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होने के लिए, लोगों का जन समर्थन लेने के लिए वहां पर छोटे छोटे 2 फॉर्म बनाए थे, जिसको टॉल्स्टॉय फॉर्म या फिनिक्स फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। सेम कॉन्सेप्ट को महात्मा गांधी जी ने इंडिया में की राजनीति में भी जो है एंट्री करने के लिए सेम उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी। साबरमती आश्रम की उसने स्थापना की थी और गांधी जी की जो शुरुआती राजनीति का जो केंद्र था वो जो था उनका साबरमती आश्रम ही था। साथियों, गांधी जी के ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो गांधी जी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और जितनी सी रचनाएं उन्होंने लिखी है, एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं इंडियन ओपिनियन जिसको उन्होंने कहां पे लिखा था जी, अफ्रीका में रहते हुए लिखा था। उसके अलावा भी कुछ पुस्तक है गांधी जी से संबंधित जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिएगा उनकी कुछ रचनाएं। लंदन गाइड ध्यान रखिएगा, गांधी जी की सबसे पहली पुस्तक थी, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। लंदन गाइड जो पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया था उनकी सबसे पहली पुस्तक थी। उनकी दूसरी पुस्तक थी इंडियन फ्रेंचाइज, उसके बाद हिंद स्वराज, सर्वोदय, इंडियन ओपिनियन तो मैं बता चुका ऊपर, नवजीवन, यंग इंडिया, इसके बारे में मैं पिछली क्लास में ही बताया था। यंग इंडिया जो है गांधी जी का है, और एक था न्यू इंडिया। क्या था जी? न्यू इंडिया। याद आ रहा है मैं क्या बताया था? न्यू इंडिया। आगे पार्ट पीछे सपाट तो नहीं हो जा रहा है जी? न्यू इंडिया के बारे में मैं बताया था। इसके जो रचनाकार थी वो थी एनी बिसेंट। कौन थी? एनी बिसेंट। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार दोनों को एक साथ बताते चल रहा हूं, न्यू इंडिया और यंग इंडिया। न्यू इंडिया जिसके रचनाकार थी वो एनी बिसेंट थी, यंग इंडिया के थे महात्मा गांधी। साथियों देखिएगा, हरिजन और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो रही हैं उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। साथियों, इन रचनाओं के संबंधित जो है क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, अगला टॉपिक जो है वो है चंपारण्य सत्याग्रह। साथियों, मैं जानता हूं आप सभी जो है कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं आप भी जो है एक सत्याग्रह ही कर रहे हैं, अपने जीवन से अपने वजूद को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आंदोलनरत है। और आपकी जो आंदोलन है, आपकी लड़ाई है, वो आपके खुद से है, दूसरों से नहीं है। गांधी जी यहां पर तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन आप क्या है जी, वर्दी पाने के लिए या अपने साख को सही मेंटेन रखने के लिए या अच्छा नौकरी पाने के लिए, भाई सबकी इच्छा है कि हम सब इंस्पेक्टर बने, हम सूबेदार बने, तो हमारी तो मंगल कामना है संस्थान की तरफ से। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप भी जूझ रहे हैं, आप जो है स्वयं से जूझ रहे हैं कि हमको सेलेक्ट होना है। और गांधी जी किससे जूझ रहे हैं जी? गांधी जी अंग्रेजों से जूझ रहे हैं। देखते चलिएगा, ये गांधी जी के शुरुआती एंट्री का काल है, मतलब जैसे ही गांधी जी इंडिया में एंट्री किए थे उसके बाद जो है किस स्तर का उनका आने का जो बोलना चाहिए ग्रैंड एंट्री होती है, बोलते हैं ना पिक्चर वगैरह में ग्रैंड एंट्री दिखाया जाता है। तो गांधी जी की उस समय में क्या थी जी? ग्रैंड एंट्री थी, जबरदस्त एंट्री किए थे भारत में वो। और जब वो एंट्री किए तो पूरा भारतीय राजनीति जो था या पूरे जो राजनेता थे सिर्फ गांधी जी की तरफ क्या हो गए थे जी? केंद्रित हो गए थे। देखते हैं बिहार का चंपारण्य सत्याग्रह। साथियों ध्यान दीजिएगा, चंपारण्य जो जगह है वो बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है जी? बिहार में स्थित है। और बिहार के जो चंपारण जिला है वहां पर कृषक जो वर्ग थे, जो किसान वर्ग के जो हमारे साथी भाई लोग थे, वो बेचारे अंग्रेजों से बहुत परेशान थे। परेशानी क्या थी उनको? उनकी परेशानी थी 3 कठिया पद्धति। कौन सी पद्धति भाई? 3 कठिया। अब ये 3 कठिया क्या वाला है? जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग बोलते हैं कि कई एकड़ खेत है तो मोर 1 एकड़ खेत है भैया, मोर 5 एकड़ खेत है, 2 एकड़ खेत है, बोलते हैं ना भाई। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है एकड़ सिस्टम चलता है और बहुत ज्यादा कई बार डिसमिल शब्द का यूज करते हैं। अगर बड़ा छोटा खेत है तो 40 डिसमिल खेत है, 30 डिसमिल खेत है। बिहार में जो है बीघा सिस्टम चलता है जी। क्या चलता है? बीघा। तो 20 कट्ठे का जो है 1 बीघा होता है। कितने कट्ठे का जी? 20 कट्ठे का। साथियों ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह में हुआ यह था कि जो वहां पे कृषक वर्ग के जो लोग थे, किसान वर्गों के ऊपर अंग्रेज जो है बहुत दबाव बनाया करते थे। देखिएगा वो दबाव कैसे बनाते थे। जो 20 कट्ठे का कितना होता था जी? 1 बीघा हुआ करता था।
अब जो है अंग्रेज किसानों को यह कहते थे कि आप जो है अपने 1 बीघा में कम से कम 3 कट्ठे में क्या करो जी, नील की खेती करो। वो दबाव बनाते थे किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए 20 कट्ठा का 1 बीघा हो गया, तो 1 बीघा में कम से कम आप जो है 3 कट्ठे में जो है खेती करिए, तो ये हो गया 3/20। मतलब 1 बीघा के तीसरे हिस्से में आपको क्या करना है? नील की खेती करना है। ये जबरदस्ती अंग्रेज कराया करते थे। तो वहां के जो किसान थे उनको जैसे ही पता चला गांधी जी आए हैं और गांधी जी जो है बड़े लेवल के जो है नेता हैं, वहां भी अंग्रेजों की हालत खराब कर दिए थे अफ्रीका में, तो क्यों ना गांधी जी को जो है बुलाया जाए। तो एक वहां के जो क्षेत्रीय नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था जी? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को जो है विशेष रूप से क्या किया था? न्योता दिया था चंपारण सत्याग्रह में आने के लिए। गांधी जी वहां पहुंचे और गांधी जी का भारत में जो है ये प्रथम सफल क्या था जी? सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह में कुछ और भी जो नेता थे उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। देखिएगा कौन कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने क्या किया था जी? इस सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। साथियों ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो आगे चल के क्या बनेंगे? भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। देखिएगा इसमें लिखा है गांधी जी का भारत में यह सत्याग्रह पहला और सफल प्रयोग था। मतलब प्रथम और सफल परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा कि भारत में गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह ही था। और साथियों ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले जो है महात्मा जोड़ा गया। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी भाई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा गांधी को जो है गांधी जी को जो है महात्मा का उपाधि दिया गया था। साथियों ध्यान दीजिएगा, अब एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनता ही है, ये पूछा ही जाता है कि महात्मा गांधी जी को जो है पहली बार महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। अब एक क्वेश्चन और आता है, महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता से किसने पहली बार संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता जो है सबसे पहले साथियों ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इन्हें। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। साथियों इसी के ठीक बाद जो है खेड़ा का किसान आंदोलन होता है जो 1918 में हुआ था। सन इसका भी पूछा जाता है और इसके नेतृत्वकर्ता भी पूछे जाते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा वल्लभ भाई पटेल जो है खेड़ा किसान आंदोलन के कौन थे जी? नेता थे। साथियों अगला टॉपिक है हमारा रौलट एक्ट। कौन सा एक्ट? रौलट एक्ट, जो कि भारत में 1919 में आया था। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कानून। तो ये जो रौलट एक्ट था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है भारत पे लाया गया एक कानून था, एक काला कानून था कहना चाहिए। और इस कानून के माध्यम से जो है अंग्रेजों ने जो है भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने की कोशिश की थी। इस कानून के जब ये कानून आया तो ये कानून जिस समय आ रहा था भारत रौलट एक्ट का जो कानून था, और ये कानून जब भारत आया उस समय ये सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में ये कानून आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था जी? सर सिडनी रौलट। इसमें नाम नहीं लिखा है क्या? ये लिखा हुआ है सिडनी रौलट। तो ध्यान रखिएगा सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता पर ब्रिटेन में क्या है ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत पे कानून लाया गया। और इस पे जो है ध्यान रखिएगा इस कानून के तहत अगर किसी भी भारतीय व्यक्ति के ऊपर संदेह होता था कि ये व्यक्ति किसी भी तरीके से अंग्रेज विरोधी गतिविधि या राष्ट्रवादी अपने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने संबंधित किसी गतिविधि में संलिप्त है या अपने कोई मैगजीन या पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बातें लिख रहा है तो उसके ऊपर कार्यवाही करना था। और इस केस में इस एक्ट में सबसे बड़ा चीज ये होता था कि इसमें जो है उसको वकील वगैरह करने का मौका भी नहीं दिया जाता था। भाई अगर अपन संविधान में पढ़ते हैं कि अगर हमको कहीं पे किसी भी कारण से कोई गिरफ्तार होता है तो उसको वकील करने का अधिकार है, उसको कारण जानने का अधिकार है, उसको वारंट पूछने का अधिकार है। अगर गिरफ्तार कर भी लिया गया तो 24 घंटे के अंदर
अंदर में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना है जी, उसको पेश करना है। किसको? जो भी जो गिरफ्तार हुआ है, जो मुजरिम है उसको। तो ऐसा जो है कुछ भी अधिकार इसमें ज्यादातर नहीं दिया गया था, जो कि हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या था जी, उल्लंघन था। अपन संविधान में हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है किसे कहते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है का उल्लंघन था। देखिएगा, मतलब इसमें बताया गया है बिना किसी वारंट के और बिना कोई मुकदमा चलाए जो है जेल भेजा जा सकता था यहां पर। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस का क्या था जी, उल्लंघन था। इस काले कानून को जो है भारतीय एकजुट होकर क्या किए, व्यापक रूप से विरोध किए। गांधी जी ने जो है इसके विरोध के लिए सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को सारे देश में क्या मनाया गया जी, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। और पूरे देश पर देशव्यापी क्या हुए जी, हड़ताल हुए, कई जगह जन आंदोलन टाइप से भी स्थितियां बनी थी। लेकिन जो है ये फिर भी कानून क्या होता है जी, कहीं ना कहीं अंग्रेज इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है इस कानून को लेकर के एक कोटेशन दिया था, जिसमें उसने कोटेशन में कहा था नो वकील, नो अपील और नो दलील। ये कोटेशन जो है साथियों पूछा जाता है कि नो वकील, नो अपील और नो दलील जो है काला कानून या रौलट एक्ट को किसने कहा था? तो तिलक जी ने कहा था। भाई ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों इसी कड़ी में हम अब आगे जो है चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। साथियों अंग्रेजों के द्वारा जो है सबसे बड़ी विभत्स घटना जो है ये घटित की गई थी। मतलब अंग्रेजों की क्रूरता का अगर सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाण जो आज भी देश में देखने को मिलता है तो वो एकमात्र जलियांवाला बाग हत्याकांड है। साथियों अगर इसको देखना चाहते हैं, इस घटना के प्रमाण आपको आज भी, देखिएगा मैं फोटो में जो है इसको लगाया हुआ हूं, इस घटना के प्रमाण जो है आज भी देखने को मिल जाएंगे। देखिएगा जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है और अमृतसर में जलियांवाले बाग पे देखिएगा जो गोली जो है चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो बुलेट्स के निशान जो है आज भी, मतलब जो है ये घटना जो है 1919 की 13 अप्रैल 1919 की घटना है और इसके बुलेट के निशान जो है 1919 से देखिए 2024 आ गया, उसके बाद भी जो है इसके बुलेट्स के निशान जो है जलियांवाले बाग में देखने को मिल जाएगा। साथियों इस घटना में एक्चुअल में हुआ क्या था ये उसके बारे में अपन बात करते हैं कि दो उस समय जो बड़े नेता थे अमृतसर जलियांवाला जो बाग था उस क्षेत्र के, जिसमें एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था सत्यपाल मलिक। ये दोनों व्यक्ति या दोनों जो क्षेत्रीय नेता थे इनको जो है अंग्रेजों ने रौलट एक्ट के तहत क्या कर लिया था जी, गिरफ्तार कर लिया था। तो इस गिरफ्तारी के संबंध में जो है मीटिंग बुलाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस मीटिंग को जो है कोई हंसराज नामक व्यक्ति के द्वारा जो है इस जलियांवाला बाग, मतलब एक गार्डन था जी, पार्क था छोटा सा, तो वहां पर जो है बुलाया गया था और वहां पर सभी वर्ग के लोग जो है बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे थे। वहां पे कोई ना आंदोलन चल रहा था ना कोई बड़ा विवाद चल रहा था, सिर्फ बैठ करके जो है बातें कर रहे थे कि कैसे गिरफ्तारी हुई, उनको कैसे निकाला जाए, जो भी उनकी चर्चा रही होगी। तो उसी बीच में जो है वो अमृतसर का एक अंग्रेज अधिकारी जो था, कमांडर था, अंग्रेज कमांडर, जिसका नाम था मेजर जनरल डायर, वो जलियांवाले बाग में पहुंचता है और अपने साथ में जो वहां पे जो उसकी सैन्य टुकड़ी उसके साथ में जो आई थी उनको क्या करता है जी, गोली चलाने का आदेश दे देता है। और जैसे ही वो गोली चलाने का आदेश देता है तो वहां पे महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग लोग थे उनको, निहत्थे लोगों के ऊपर क्या चला दी गई थी जी, गोलियां चला दी गई थी। और इस घटना में देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक फिगर जो आता है देखिएगा 379 व्यक्ति मारे गए, 1200 से ज्यादा घायल हो गए। लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है जी, ध्यान रखिएगा, ये जो एक झूठा फिगर है, हालांकि अब झूठ है तो जैसा भी है, लेकिन अपने को इतिहास में आपको यही पढ़ने को मिलेगा। लेकिन संभवतः इस जगह पर हजारों लोगों से ऊपर लोगों की संख्या में जो संख्या थी वहां पर मौजूद थी और वहां बच कोई नहीं पाए थे। जलियांवाला बाग के अंदर में एक कुआं है, वो कुआं भी आज आपको दिख जाएगा जाएंगे तो, वो आधे लोग जो है उस कुएं में अपनी जान को बचाने के लिए क्या कर दिए थे जी, कूद गए थे। तो संभवतः उस जगह में कम से कम 800-900 की लगभग संख्या में लोग मरे थे। देखिएगा आज भी वो बुलेट्स जो है उनके गोली के जो निशान है आज भी दीवार में क्या है देखने को मिलते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 के दिन जो है घटित हुआ था। उस समय भारत के जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे।
सभा किसने बुलाई थी जी? हंसराज नामक व्यक्ति के द्वारा बुलाई गई थी। और एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है सभी लोग जमा हुए थे। अमृतसर के जो फौजी कमांडर थे उसने निहत्थी जनता पर क्या चला दिया था जी? गोली। इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है क्या? डायर लिखा है। इसका नाम था मेजर जनरल डायर। यह डायर है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम था मेजर जनरल डायर, जिसने जो है क्या किया था जी? ये सबसे बड़ा आरोपी यही था डायर, जिसने जलियांवाला बाग में क्या करा दिया था? गोली चलवा दिया था। और एक रिपोर्ट जो अंग्रेजों के द्वारा जारी की गई थी, यह रिपोर्ट अंग्रेजों का फिगर है भाई ना, 379 व्यक्ति मारे गए थे और 1200 से ज्यादा लोग क्या हो गए थे जी? घायल हो गए थे। साथियों, इसकी जो है जांच के लिए जब कांग्रेस ने आवाज उठाया था, तो इसकी जांच के लिए जो है हंटर कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी की गठन किया गया था इस घटना के जांच के लिए, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखिएगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक बाद जो है उसने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। किसने जी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि की त्याग कर दी थी और श्री शंकर नायर के द्वारा जो है सर की उपाधि त्याग दी गई थी। और मदन मोहन मालवीय जी के जो नेतृत्व में है तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। इस तहकीकात कमेटी को भी ध्यान रखिएगा, ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में तहकीकात कमेटी जो है बनाई गई थी। साथियों, ये घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है घटित हुआ था और इस घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति था। मैं आपको उसका नाम बता देना चाहूंगा। उस व्यक्ति का नाम था उधम सिंह। इस नाम को ध्यान से सुनिएगा। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है एक छोटा सा बच्चा था ये, और ये प्रत्यक्षदर्शी था जलियांवाला बाग हत्याकांड के। और ये प्रत्यक्षदर्शी जो उधम सिंह, जो उस समय अपने किशोरावस्था में था या बाल्यावस्था में था, ये जो है 1940 में लंदन में जाकर, मतलब उसके घर में घुसकर, किसके घर में जी? मेजर जनरल डायर के। मेजर जनरल डायर के घर में क्या हुआ था? ये घुस गया था और वहां लंदन में जाकर के इस जनरल डायर को इसने गोली मारी थी और इस डायर की हत्या की थी। किसने? उधम सिंह ने। मतलब ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया था? तो ये हमारे वीर उधम सिंह ने लिया था। और आज डेट क्या है जी? आज डेट है 26/12, मतलब 26 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर जो है उधम सिंह की जयंती है आज। क्या है आज? उधम सिंह की जयंती है। और ऐसे जो है वीर के लिए एक बार जय हिंद, एक बार सैल्यूट बनता है भाई ना। साथियों, इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में जो है चालू हुआ था। देखिएगा, इसमें ये जो आंदोलन था बेसिकली इसका केंद्र भारत में नहीं था, इसको समझिएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है सेवर्स के संधि से हुई थी। किससे हुई थी जी? सेवर्स की संधि से। और सेवर्स की जो संधि हुई थी वो ब्रिटेन और टर्की के मध्य में हुआ था, जिसको तुर्की बोलते हैं, आज का जो है टर्की देश बोलते हैं जिसको। तो जब ब्रिटेन टर्की के मध्य में जो सेवर्स की संधि होती है, वहां पर जो है खलीफा का पद क्या कर लिया जाता है जी? छीन लिया जाता है। और उस समय 1919 का जो काल था, उस समय पूरे विश्व भर के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो खलीफा को जो है अपना धर्मगुरु माना करते थे। किसे माना करते थे जी? धर्मगुरु माना करते थे। तो जैसे ही खलीफा के पद को समाप्त किया गया, पूरे विश्व भर के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे इसके विरोध में उतर आए, क्योंकि किसी धर्मगुरु से जुड़ा हुआ था जी, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो विद्रोह की स्थिति तो बनेगी ही। तो पूरे मतलब बोलना चाहिए वर्ल्ड के जो मुस्लिम है वो एक मंच में आकर के क्या करने लग गए? विरोध करने लग गए। भारत में भी जो है खिलाफत आंदोलन जो था अपने उग्र चरम पर पहुंच गया था। साथियों, ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन जिस समय हुआ था, भारत से जो है शौकत अली बंधु जो थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन लोग क्या हुए? संगठित होकर के क्या कर रहे थे जी? इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। साथियों, जो है इसी बीच में जो है चूंकि गांधी जी का एंट्री हो चुका था
और गांधी जी की एंट्री जो है तूफान टाइप से हुआ था। उनके पास प्रबल जन समर्थन था, बहुत थोड़ा बहुत जन समर्थन नहीं था, बहुत जन समर्थन था। और जो है कहीं ना कहीं गांधी जी जो है इस चीज को जान चुके थे कि हिंदू और मुसलमानों को बांटने की जो रणनीति अंग्रेज काम कर रहे थे, लेकिन गांधी जी तो उनको जो है संग्रहित जोड़ने का काम कर रहे थे। तो गांधी जी जो है तुरंत जो है एक प्रकार से देखा जाए इसको कहीं ना कहीं उन्होंने मौका के रूप में समझा कि इससे कोई हिंदू और मुसलमानों के संबंध के बीच में क्या हो जाएगा जी, सुधार होगा। तो गांधी जी ने जो है इस आंदोलन में बहुत सारे हिंदुओं को भी जोड़ा और स्वयं जो है इस आंदोलन का लीड करने लग गए। साथियों उसके बाद जो है भारत के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने जो है गांधी जी को खिलाफत कमेटी का क्या बनाया था जी, अध्यक्ष बनाया था। साथियों ध्यान रखिएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ जो आंदोलन चल रहा था उसकी अध्यक्षता कोई मुस्लिम के द्वारा नहीं किया गया था, उसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे। और गांधी जी जब इस आंदोलन में उतरे तो मुसलमान जो समुदाय था उसके बहुत सारे लोग जो है उनके पूरे सहयोग में उतर गए थे। तो गांधी जी के पास जो है प्रबल समर्थन हिंदुओं के साथ पूरा मुसलमानों का भी था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन व तुर्की के मध्य जो है सेवर्स की संधि हुई थी। कौन सी संधि? सेवर्स की संधि हुई थी, जिसमें खलीफा की उपाधि को छीन ली गई थी और मुसलमान खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे और विश्व भर में इसका विरोध हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एम ए अंसारी, हकीम अजमाल खान और ने जो है 1919 में आंदोलन चलाया और गांधी जी जो है खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। यह पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। और 31 अगस्त 1919 को जो है सारे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था यह भी पूछा जाता है। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के तहत सरकार के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा साथियों, खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष तो गांधी जी बना दिए गए, लेकिन गांधी जी की जो नीति थी खिलाफत आंदोलन को कैसे लीड करना है, तो गांधी जी ने जो है असहयोग को क्या बनाया जी, अपना हथियार बनाया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के तहत सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई जी? असहयोग की नीति। अब देखिएगा टर्की में जो है कमाल पाशा की क्या सरकार आ जाता है और उसके बाद जो है खलीफा के पद को क्या कर दिया जाता है जी, पूर्णतः जो है समाप्त। टर्की में कमाल पाशा ने सत्ता प्राप्त कर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। मतलब ये जो पद था, जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु का जो पद हुआ करता था, कमाल पाशा की सरकार आने के बाद उस पद को ही क्या कर दिया गया जी, समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही इस पद को समाप्त किया जाता है पूरे विश्व भर से में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था वो खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। ये देखिएगा, इसमें डॉक्टर अंसारी, एम ए अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ब्रिटेन भी गया था खिलाफत आंदोलन के समय। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुल मिला के खिलाफत आंदोलन एक पृष्ठभूमि बना करके चला गया। अब वो पृष्ठभूमि किसका था जी? कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम समाज जो थे उनके एक यूनिटी बनी, और वो जो बनी हुई यूनिटी थी उस यूनिटी का उपयोग गांधी जी ने कहां पर किया जी? 1920 के असहयोग आंदोलन में। मतलब खिलाफत आंदोलन के माध्यम से जो है गांधी जी ने जन समुदाय को क्या करने की कोशिश की जी? संगठित करने की कोशिश की। और इसी संगठन के बाद जो है महात्मा गांधी ने तुरंत जो है भारत में असहयोग आंदोलन को छेड़ दिया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में भी उनकी जो नीति थी वो अंग्रेजों से क्या थी जी? असहयोग की नीति थी। और असहयोग जो आंदोलन जैसे ही भारत में छिड़ा उसके बाद गांधी जी ने ऐलान कर दिया था कि मैं बस 1 साल में ही देश को क्या करा दूंगा जी? आजाद करा दूंगा। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1920 का असहयोग आंदोलन एकमात्र ऐसा क्रांति था जहां पे हिंदू और मुस्लिम वर्गों का क्या देखने को मिला था जी? एकता, यूनिटी देखने को मिला था, जिसको अंग्रेज नहीं देखना चाहते थे। लेकिन फिर से गांधी जी ने वही किया था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को उन्होंने फिर से करके एक बड़े जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। आइए आगे एक स्लाइड में अपन असहयोग आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, असहयोग आंदोलन, असहयोग शब्द का मतलब ही क्या होता है उसको जानने की कोशिश कीजिएगा। असहयोग का मतलब होता है कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेटिव। नॉन कोऑपरेटिव मतलब हम किसी भी स्तर पे आपके किसी भी चीजों का अपन समर्थन नहीं करेंगे।
हम आपके चाहे वो आपका गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हों, चाहे वो आपके ब्रिटेन से लाए हुए सामान हों, चाहे वो आपके स्कूल हों, चाहे वो आपके कोर्ट हों, हम इन सभी चीज़ों का क्या करेंगे जी? बहिष्कार करेंगे। जब आप अंग्रेजों का जो प्रशासन है, उनका जो सिस्टम यहाँ चल रहा है, उन सभी चीज़ों का बहिष्कार कर दोगे तो मतलब उनके लिए बचेगा ही क्या जी? मतलब हम नहीं यूज करेंगे आपके चीजों को, हम आपके सभी चीजों को त्याग करते हैं। एक प्रकार से गांधी जी ने क्या किया था जी? स्वदेशी अपनाओ। और ध्यान रखिएगा, असहयोग के बाद चरखे का चलन जो है भारत में क्या हो गया था जी? बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोग सब चरखा चलाने लग गए थे और सूती काटना चालू कर दिए थे, और उसी सूती कपड़े को हम पहनेंगे, ब्रिटेन से मंगाई हुई वस्तुओं का अपन यूज नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज था अंग्रेजों के लिए गांधी जी का। देखिएगा कैसे होता है असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो है विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें अहिंसात्मक आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को इसका नेतृत्व सौंपा गया। गांधी जी को ही क्यों सौंपा गया जी नेतृत्व, और किसी को क्यों नहीं सौंपा गया? क्योंकि गांधी जी के पास ही प्रबल जन समर्थन था, और भारत में उस समय बड़े आंदोलन और बड़े किसी भी मूवमेंट को करने के लिए लोगों का समर्थन होना जरूरी था। कोई ऐसा फेस चाहिए था, कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जिसके पीछे भीड़ दौड़े। और गांधी जी की उस समय जो छवि बनी हुई थी, उनके पीछे भीड़ क्या होती थी जी? दौड़ा करती थी। उन्हें नेतृत्व सौंपा गया। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक खिलाफत व पंजाब संबंधित गलतियों को सुधार नहीं लिया जाता और स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। साथियों ध्यान रखिएगा, वहां पर जो है नागपुर के विशेष अधिवेशन में जो है इस प्रस्ताव को क्या किया गया था? रखा गया था। अब देखिएगा, दिसंबर 1920 के नागपुर में विजय राघवाचारी के अध्यक्षता में नागपुर का अधिवेशन, और विजय राघवाचारी कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम क्या कर लिया गया जी? पारित हो गया। और असहयोग आंदोलन, साथियों ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट कहां से होगा? बारदोली से हुआ था। कहां से हुआ था? बारदोली से। असहयोग आंदोलन बारदोली से प्रारंभ हुआ, और इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने क्या किया था जी? घोषणा किया था कि 1 वर्ष में आजादी मिल जाएगी। मतलब गांधी जी को इतना आत्मविश्वास था कि मैं इस 1 वर्ष में अंग्रेजों को यहां से निकाल दूंगा। मतलब 1920 में चालू हुआ था और 1921 में उन्होंने बोल दिया था कि अंग्रेज यहां से छोड़ के चले जाएंगे। अब इसमें असहयोग में एक्चुअल में कार्यक्रम क्या था? देखिएगा, सरकार के साथ पूर्ण असहयोग, मतलब हम सरकार के किसी भी कार्यों में कोऑपरेट नहीं करेंगे सरकार से। सरकारी उपाधियों का त्याग, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो लोगों को जो भी उपाधियां दी गई थी, उन उपाधियों का त्याग करेंगे। विधान मंडलों का बहिष्कार करेंगे। सरकारी नौकरियों का त्याग करेंगे। चरखा व जन सेवा के माध्यम से अपन क्या करेंगे जी? समाज को आगे बढ़ाएंगे। विदेशी माल का बहिष्कार और खादी का प्रयोग। सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना करेंगे। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करेंगे और पंचायतों के माध्यम से निपटारा करेंगे। साथियों, ये जो पंचायत शब्द जो लिखा हुआ है, ये पंचायत ध्यान रखिएगा, ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से चला आ रहा है। पंचायतों के माध्यम से जो है जन समस्या का निवारण करना। आज भी ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में खाप पंचायत जैसी चीजें हैं जो अपनी आपसी समस्या क्या कर लेते हैं जी? मिटा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। इसमें देखिएगा, पंचायत जो है, मतलब पंचायतों के माध्यम से जो है शासन को संचालित करने का जो प्रक्रिया है, ये चोल प्रशासकों के समय से चला आ रहा है। मतलब जो चोल शासक थे प्राचीन भारत के इतिहास में, चोल शासकों की सबसे बड़ी जो उनकी विशेषता थी, वो स्थानीय कार्यों को या समस्याओं को जो है पंचायतों के माध्यम से निराकरण कर लिया करते थे। तो जो पंचायत सिस्टम जो था, वो भली ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1971, 50-71 के बाद जो है जुड़ा, 1951-52 में जो है पंचायती समिति का गठन हुआ। लेकिन पंचायतों का जो काम है या पंचायतों पे जो भरोसा है, भारतीय समाज को आज कई सैकड़ों साल पहले से चला आ रहा है।
देखिएगा, शुरुआत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को क्या कर दिया था जी, लौटा दिया था। सबसे पहले गांधी जी ने अपनी उपाधि लौटाई थी जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, और वो उपाधि का नाम था कैसरे हिंद। आंदोलन का खर्च चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। क्योंकि जैसे ही असहयोग आंदोलन का जो लेआउट तैयार हो रहा था, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, प्लानिंग चल रहा था, इसी बीच में जो है बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है। तो इस असहयोग आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने के लिए तिलक स्वराज फंड की क्या की गई थी जी, स्थापना की गई थी, जिसमें 6 माह से भी कम समय में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्या आ गया था जी, फंड आ गया था, चंदा आ गया था। अब वो सोचिए 1920 का 1 करोड़ रुपए और आज का वो पैसा को अगर आज से तुलना करेंगे, लगभग 104-105 साल तो हो ही गए हैं। तो 100 साल पहले इन्होंने 6 माह में 1 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए थे। मेरे को लगता है वो 1 करोड़ रुपए जो है आज के कम से कम 25-30 करोड़ से कम तो नहीं होगा, कम से कम मैं बता रहा हूं भाई। कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री तो एकदम करेक्ट एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है अप्रॉक्स उतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, गांधी जी जो है तिलक स्वराज फंड में जो है चंदा मांगने के लिए छत्तीसगढ़ भी आए थे, और धमतरी में उन्होंने तिलक स्वराज फंड से क्या किया था जी, चंदा कलेक्ट किया था। छत्तीसगढ़ का धमतरी भी इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा, जमनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। देखिएगा साथियों, कांग्रेस के कई नेता जो है असहयोग कार्यक्रम से असहमत होकर कांग्रेस छोड़े। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भी नेता कांग्रेस में थे जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम से क्या थे जी, नाखुश थे, जिसमें थे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बिसेंट, विपिन चंद्र पाल, GS खापर्डे, ये कुछ मिस्टेक है जी, यहां पे थोड़ा सा कुछ फॉल्ट है ये। एक जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि ने क्या कर दी थी जी, वकालत छोड़ दी थी। कुछ लोग जैसे देखिएगा जो है पार्टी को ही क्या कर दिए थे जी, पार्टी से ही अलग हो गए थे, जैसे जिन्ना, बिसेंट और विपिन चंद्र पाल। ये ना असहयोग आंदोलन से खुश नहीं थे ये लोग, इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। और जैसे देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि जो बड़े नेता थे, उन्होंने क्या किया था जी, वकालत की त्याग की गई थी। देखिएगा इसमें विदेशी कपड़ों की क्या जलाई गई थी जी, पूरी होली जलाए, मतलब विदेशी कपड़ों को पूरा जला दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई थी, हमारे छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी, जिसमें जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ आदि की स्थापना की गई थी। चरखे का चलन बढ़ा था और मादक पदार्थों के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन चलाया गया था। अब देखिएगा इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स जो है 1921 में भारत आ रहे थे, उनके आने के विरोध में एक बड़ा हड़ताल, एक बड़ा आंदोलन भी किया गया था। देखिएगा यह आंदोलन जो है सही मायने में प्रथम जन आंदोलन था, एक बड़ा जन आंदोलन था। कहना चाहिए 1857 की क्रांति के बाद जो है यह भारत का जो है सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जहां पर लोगों ने इतनी बड़ी यूनिटी के साथ किया था, इस आंदोलन को लड़ा था। लेकिन यहीं पर एक बड़ी घटना घट जाती है जी। मैं जब क्लास स्टार्ट कर रहा था आज का, तो मैं आपको बताया था गांधी जी जो है अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? अहिंसा के। मतलब गांधी जी का आइडियोलॉजी था, वो ये चाहते थे कि जो है मैं लड़ूंगा नहीं। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा जी गांधी जी बुजुर्ग थे बेचारे इसलिए नहीं लड़ पाते थे। गांधी जी का माइंडसेट ही अलग था। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले थे। उनका मानना था कि अहिंसा से बड़ा हथियार और कुछ भी नहीं हो सकता अंग्रेजों को यहां से भगाने में। इनका एक गांधी जी का विचार था। लेकिन यहां पे एक घटना होती है जिस घटने का नाम है चौरा चौरी। चौरा चौरी कांड, ठीक है। 5 फरवरी 1922 के दिन उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक भीड़ थी जो बहुत उग्र हो जाती है। और वो देखिएगा, अब ये असहयोग आंदोलन तो पूरे भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जी। पूरे मतलब भारत के हर कॉर्नर पे जो है ये आंदोलन चल रहा था। उसी बीच में
जब आंदोलन चल रहा था तो कुछ जो वर्ग के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगा, बहुत ज्यादा उत्साहित होगा, और वो इतना उत्साहित हो गए कि उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक जगह पर एक थाना था, जिस थाना को बंद करके उन्होंने क्या लगा दिया जी, आग लगा दिया। और जैसे ही वहां पे आग लगी 20-22 पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं जी, मर जाते हैं। तो गांधी जी ने जो है इस घटना को जो है एकदम माइंड में बैठा लिया, और गांधी जी ने मतलब उनका यह कहना था कि मैंने जिस आंदोलन को जो है एक बड़े जन आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा किया, और उस आंदोलन का जो कोर सिद्धांत था वो था अहिंसा, मतलब हिंसा हमको करना ही नहीं था इस आंदोलन में। लेकिन जो है चौरा चौरी कांड में जो है कुछ लोगों ने हिंसक प्रदर्शन कर दिया, और इस हिंसा के बाद जो है मैं जो है इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसी घटना के बाद जो है चौरा चौरी कांड के बाद जो है गांधी जी ने क्या कर दिया था जी, जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। और जो चौरा चौरी कांड जिस दिन घटित हुआ उस दिन गांधी जी बारदोली में थे। कहां पर थे? बारदोली में थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने बारदोली में जो है ये असहयोग आंदोलन था उसको बारदोली से वापस लिया था, क्योंकि उस दिन बारदोली में थे। और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, शुरुआत भी साथियों ध्यान रखिएगा कहां से हुआ था, बारदोली से ही हुआ था। जब ये असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया तो वहां पर जो कुछ बड़े महापुरुष थे, जिसमें नेहरू जी हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जो है उनका एक कोटेशन आया था, देखिएगा उन्होंने क्या कहा था। जब जनता का हौसला जो है बुलंद ऊंचाई पर था, जब जनता का हौसला बुलंद ऊंचाई पर था तो वापस लौटना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं। मोतीलाल नेहरू का देखिएगा कोटेशन, कन्याकुमारी की एक गांव ने अगर अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा जम्मू कश्मीर को क्यों दी जा रही है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक छोटे से टुकड़े अचानक हिंसक होकर के हमला कर दिए थाने पे, और इतना अच्छा अगर जन आंदोलन चल रहा है जिसमें आप पहले ही कह चुके हो कि मैं देश को 1 साल में आजाद करा दूंगा, तो अगर एक कॉर्नर में एक घटना घट गई तो उसकी पूरी सजा जो है पूरे भारतवासियों को क्यों दी जाए। इसको ध्यान रखिएगा, इसका टाइम डेट को याद रखिएगा साथियों। चौरा चौरी का डेट जो है पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। साथियों आज जैसे हमने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन है उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हमने पढ़ने का पूरा कोशिश किया है, और समझ में भी आया, मतलब कैसे देखे कि उसमें किस तरीके से जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है धीरे धीरे करके क्या करते जा रहा था जी, पिक करते जा रहा था। कैसे जो है एक प्रकार से देखा जाए तो अंग्रेजों ने कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देखा हमने खिलाफत आंदोलन, खिलाफत के बाद हमने देखा भारत का एक बड़ा 1857 के बाद का एक बड़ा जो है जन आंदोलन था। और जो है आज जो हमने टॉपिक जो पढ़ा है उसी टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है, आइए उन प्रश्नों के बारे में, जो प्रश्न कैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है उन प्रश्न के बारे में आइए चर्चा करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था। तो मैंने बताया साथियों कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है पहली बार महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा गया था। और महात्मा किन्होंने कहा था उनको, महात्मा उन्होंने सबसे पहले इनको गांधी जी को कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के पहले महात्मा महात्मा की उपाधि उनको कब दी गई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? चंपारण्य सत्याग्रह के समय दी गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था। साथियों ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने जो है सबसे पहली बार भूख हड़ताल जो है, मुझे लगता है आज हमारे टॉपिक में यह चीज छूट गया है, मैं यहां पे क्लियर करा दे रहा हूं।
1918 में जो है मजदूर मिल आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था जी? मजदूर मिल आंदोलन। ये कहां पर हुआ था ये घटना? अहमदाबाद में। और क्यों हुआ था? कि जो मिल के जो मजदूर थे, मतलब जो मजदूर काम करने वाले मजदूर थे, वो मिल मालिक से जो है प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। किसकी मांग कर रहे थे? प्लेग बोनस। उस समय प्लेग फैला हुआ था। तो जैसे अभी कोरोना का लॉकडाउन था जी, बहुत सारे लोग घर में थे, बेचारे नौकरी नहीं कर पा रहे थे, कईयों की नौकरी छूट गई और कई लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो वर्क फ्रॉम होम वाले जो बड़ी नौकरी में थे उनको सैलरी गवर्नमेंट जो भी उनके नियोक्ता थे वो दे रहे थे। वैसे ही बेचारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का जो है नौकरी छूट गया था और कुछ लोग जो है जैसे तैसे कर रहे थे। उस समय प्लेग महामारी का काल हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है उनकी जो कंपनी है उनको बोनस नहीं दे रही थी, मना कर रही थी। फिर जो है गांधी जी ने जा करके यहाँ पर क्या कर दिया था जी? आंदोलन किया था और आमरण अनशन कर दिया था। तो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था यहाँ पे। मजदूर मिल जो है अहमदाबाद में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। ये टॉपिक हमारा मिसिंग हो गया था, इसको यहां से कर लीजिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां पर किया था? देखिएगा, चौरा चौरी, दांडी, चंपारण, बारदोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण। जो तीन कठिया पद्धति के विरोध में इन्होंने क्या किया था जी? चंपारण गए थे। किसके बुलाने पर? राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर गए थे वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौलट एक्ट को लाने का क्या प्रयोजन था जी? बताइएगा। भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना, क्या था? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना, भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को क्या करना जी? कुचलना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? बताइएगा साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919। और इसको प्रत्यक्षदर्शी जो था उधम सिंह, उसने जाकर के ओडायर को क्या किया था जी? गोली मारा था। और आज जो है इस उधम सिंह की जयंती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सब दरोगा मन बने दौड़त कूदा था कि नहीं जी? दौड़ना भी है ना, क्योंकि भाई ध्यान रखिएगा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो है बैलेंस का काम है, मतलब एक बैलेंसिंग वाला पोस्ट है। इसमें अपने आपको क्या करना है जी? एकदम फिजिकल को भी नहीं लेके चलना है और एकदम रिटर्न को भी नहीं लेके चलना है। यहां पर बैलेंस करके चलना है अपने आप को। किसमें? रिटर्न और फिजिकल में। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ाई भी उतना ही आपकी आवश्यकता होगी जितनी आपकी आवश्यकता फिजिकल होगी। तो दोनों चीजों को क्या करके चलना है? बैलेंस करके चलना है। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर आए जो कि एकदम बहुत ही धावक थे, बहुत ही अच्छा फिजिकल था, लेकिन रिटर्न नहीं निकाल पाए। और बहुत अच्छे जो फिजिकल वाले थे वो उनका रिटर्न नहीं निकला, और जो बहुत अच्छे रिटर्न वाले थे वो फिजिकल में भी पास नहीं हुए। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये पद ही ऐसा पद है कि आपको दोनों में तालमेल बना के चलना है। आइए 8th क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था जी? बताइएगा। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी जी को जो है खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष क्या किया गया था? चुना गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? देखिएगा भाई, इसका परिणाम, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। देखिएगा, इसमें हिंदू मुस्लिमों के मध्य जो है मतभेदों में कमी आई, जो अंग्रेजों के लिए क्या था जी? खतरनाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था?
पहला असहयोग आंदोलन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन क्या हुआ था जी, प्रारंभ हुआ था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति होगी या स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी, किस आंदोलन में कहा गया था ऐसा बात? साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कर दिया था जी, वापस कर दिया था, कौन सी उपाधि थी जिसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने अंग्रेजों के मुंह में मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख पाए, कौन थे जी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। और इनकी ठीक मृत्यु होने के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में सहयोग लेने के लिए तिलक स्वराज फंड की क्या की थी जी, स्थापना की थी। और उस तिलक स्वराज फंड में जो है 6 माह से भी कम समय में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन आ गया था। साथियों चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? साथियों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथियों जैसे आज हमने जो टॉपिक पढ़ा कि गांधी जी का जो शुरुआती जन आंदोलन था किस तरीके से भारत में जो है बढ़ा आगे की ओर, और जो है उस जन आंदोलन में जो है एक भारतीय समाज ने एक अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। साथियों जैसे कि हम लोग क्लास हमारी चलती है, अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट वगैरह जो आते हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछने में आपको झिझक नहीं होना चाहिए। आप कोई भी समस्या अगर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कुछ भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर को डाउट को पूछिएगा, क्लियर कीजिएगा, और उस डाउट को जो है हम लोग कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई करके उस समस्या का समाधान जो है करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आज का क्लास अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।